नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते प्रभाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपनी चिंता जताई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री मोदी से अनुरोध किया है कि विधानसभा चुनाव में कोरोना की तीसरी लहर से जनता को बचाने के लिए राजनीतिक पार्टियों की चुनावी रैलियों पर रोक लगाई जाए। यही नहीं, कोर्ट ने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री चुनाव टालने पर भी विचार करे, क्योंकि जान है तो जहान है। दरअसल एक जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने यह बात कही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में यह भी कहा कि अगर रैलियों पर रोक नहीं लगाई जाती तो नतीजे कोरोना की दूसरी लहर से भी भयानक होंगे। तो उत्तर प्रदेश में अगले महीने विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। प्रचार अभियान जोरों पर है। सभी पार्टियां यहां पर रैलियां कर रही हैं, प्रचार में जुटी हुई हैं और रैलियों में जबरदस्त भीड़ भी देखने को मिल रही है। ऐसा कहीं से भी नहीं लग रहा कि नेता और जनता ओमिक्रॉन वेरिएंट को गंभीरता से, या यूं कहे कि कोरोना को गंभीरता से ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश से आइए देखते हैं हमारे सहयोगी आलोक पांडे, अजय सिंह और मेहर पांडे की रिपोर्ट। यूपी में हो रही राजनीतिक रैलियों में कोविड से जुड़े कायदों पर जरा भी अमल होता नहीं दिख रहा। भले ही अधिकारियों को डर हो कि ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच रोज लाखों कोरोना केस आ सकते हैं। प्रधानमंत्री के वाराणसी के आयोजन में शायद ही कोविड से जुड़े किसी नियम पर अमल हो रहा था। इसमें हजारों लोग बिना मास्क के शामिल हुए। सभा स्थल पर सब एक दूसरे से चिपके खड़े थे। यहां तक कि 2 घंटे के इस कार्यक्रम में कई बार तस्वीरों में प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिना मास्क के नजर आए। अभी चुनाव घोषित नहीं हुए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के लगातार दौरे हो रहे हैं। उन्होंने बीते 37 दिन में 12 दिन यूपी में गुजारे हैं। इसी दौर में ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर चिंता बढ़ी है, लेकिन प्रधानमंत्री के हर आयोजन में जो सरकार की ओर से किए गए कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन दिखा। न मास्क और न ही सोशल डिस्टेंसिंग। नहीं, मूल बात यह है, सबसे कहा गया था और यहाँ लोगों को मास्क वितरित भी किया जा रहा है। ये जरूरी था कि मास्क लगा के आइए, लेकिन लोग मास्क लगाए हुए बहुत लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं। हम उनसे जाके कह भी रहे हैं कि आप मास्क लगाइए। मास्क लगाना मस्त है, क्योंकि आने वाला संकट मास्क लगा के ही दूर होगा। नहीं, मन में तो ऐसा था, हम तो मास्क लिए थे, अभी आपके साथ आए तो हमने निकाल दिया। बाकी मैं मास्क लगाया था। अभी और किसने क्या किया था वो तो हम नहीं, लेकिन बहुत सी जनता मास्क नहीं लगा, बहुत से लोग नहीं लगा कर आए थे। क्या करना चाहिए? नहीं, लगाना चाहिए। ये लापरवाही है, हमारी भी खुद की लापरवाही है और सब प्रशासन की भी लापरवाही, क्योंकि मैंने देखा है वहाँ पर रोक तो हमें रहे थे, लेकिन किसी को मास्क अनिवार्य नहीं कर रहे थे। उनको यह भी तो कहना चाहिए था सर कि मास्क लगा के अंदर जाइए। आप तो भी रोकना, प्रशासन इसके लिए जिम्मेदारी क्यों नहीं उठा रहा है सर, ये बताइए। आप लोग हमें रोक रहे हैं कि अनिवार्य यहाँ से जा नहीं जा सकती हैं आप लोग को ये भी तो करना चाहिए ना कि मास्क अनिवार्य है, बगैर मास्क आप अंदर नहीं जा सकते हैं। क्या कहेंगे सर, लापरवाही है, हमारी खुद की लापरवाही है। मतलब ये प्रशासन को टाइट करना चाहिए सर इसके लिए। पूर्वी यूपी से पश्चिमी यूपी तक अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी और आरएलडी की साझा रैली में भी बिना मास्क के भारी भीड़ दिखी। अखिलेश यादव तो इस रैली पर नहीं पहुंच पाए क्योंकि उनकी बेटी और पत्नी कोरोना पॉजिटिव निकले, लेकिन यहां की तादाद लाखों में थी और कोई कोविड गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग और टेम्परेचर चेक तो दूर, मास्क भी लाखों में एक ने पहना था। कोविड के कायदों के बारे में पूछने पर अजीबोगरीब जवाब मिलते रहे, लोगों के भी और आयोजकों के भी। कच्ची ना लगाया जाना चाहिए, है ही ना कोरोना। अभी यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है और डर भी नहीं है। किसी को किसी बात का कोई डर नहीं है, कोरोना है ही नहीं। वैक्सीन लगी है आपको? नहीं, हम नहीं लगवाते। आप यहाँ देख लीजिए, किसी पे मास्क नहीं है। ये देहात रूरल क्षेत्र है और यहाँ पर इतना ज्यादा इसको मानते नहीं है। सपा प्रमुख ने तो टीका लगवाने से भी इनकार किया था, ये कहते हुए कि वो तभी टीका लेंगे जब सर्टिफिकेट से प्रधानमंत्री की तस्वीर हटाई जाएगी। क्या वैक्सीन लगने वालों को कोरोना नहीं हो रहा है? और मैंने कहा कि जिस दिन जो सर्टिफिकेट मिल रहा है उसमें भारत का झंडा लग जाएगा, उसी दिन का मैं वैक्सीन ले लूंगा। जिस दिन भारत का झंडा उस सर्टिफिकेट में लग जाएगा, जिस सर्टिफिकेट सबको मिल रहा है,
दुनिया में क्या मोदी जी का चेहरा नहीं होना चाहिए उसमें? क्या दुनिया में किसी देश ने सर्टिफिकेट पे अपने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की तस्वीर लगाई है? मुझे मुख्यमंत्री बनाया बीते कुछ महीनों में मुख्य पार्टियां बीजेपी, सपा और कांग्रेस तक ने बड़ी बड़ी राजनीतिक रैलियां की हैं, लेकिन कोविड से जुड़े कायदों पर कोई भी अमल नहीं करा पाया है। और इसके लिए हालांकि उत्तर प्रदेश में अभी कोविड का खतरा बड़ा नहीं है। बुधवार को जहां 21 केस दर्ज हुए तो वहीं पूरे उत्तर प्रदेश में 216 केस एक्टिव हैं। लेकिन जिस तरीके से चुनावी रैलियों में लोग कोविड प्रोटोकॉल को नजरअंदाज कर रहे हैं, वो एक बड़े खतरे के लिए चिंता का सबब जरूर है। अलीगढ़ से अदनान खान, लखनऊ से आलोक और वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और देश में तेजी से बढ़ते ओमिक्रॉन के मामलों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कल एक समीक्षा बैठक की। इस बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें ओमिक्रॉन को लेकर सतर्क और सावधान रहना चाहिए। जिन राज्यों में टीकाकरण की रफ्तार धीमी है या फिर स्वास्थ्य व्यवस्था में कमी है, वहां केंद्र की टीम भेजी जाएगी। साथ ही प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दवा और ऑक्सीजन के स्टॉक में कमी नहीं आनी चाहिए। देश में अब तक 16 राज्यों में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 236 केस मिल चुके हैं और तीसरी लहर की आशंका भी जताई जा रही है। और वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया, जो आज रात से लागू भी हो जाएगा। मध्य प्रदेश में अब रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोरोना के मरीज होम आइसोलेशन में ही रहें और जरूरत पड़ने पर ही अस्पताल जाएं। लेकिन आज एक फैसला और कर रहे हैं, ऐसे आंदोलनों के दौरान भी 12 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक लगा रहेगा। अगर आवश्यकता पड़ी तो कुछ और उपाय हम जरूर करेंगे। और हां, अगर कोविड का कोई पॉजिटिव केस आता है तो घर में अगर पर्याप्त स्थान है तो घर में उसको आइसोलेट करके इलाज करेंगे, और नहीं तो हर हालत में उनको हमको अस्पताल में ही भर्ती कराना चाहिए ताकि परिजन वायरस के संक्रमण से बच सकें। हरिद्वार में धर्म संसद में भड़काऊ और नफरत फैलाने वाले बयानों पर एनडीटीवी की खबर के बाद उत्तराखंड पुलिस अब जागी है। उत्तराखंड पुलिस ने वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी और अन्यों के खिलाफ केस दर्ज करा है। वसीम रिजवी भी हरिद्वार में हुई इस धर्म संसद में मौजूद थे। तो यहां पर बेहद भड़काऊ बयान और भाषण दिए गए, जिसके बाद ये कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो भी काफी वायरल हुआ था। अब जाके जब एनडीटीवी ने इस खबर को दिखाया, उसके बाद उत्तराखंड पुलिस ने जाकर केस दर्ज किया है। नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पे आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूं जिन्होंने काफी मेहनत करी, जीवन में काफी संघर्ष किया, पूरे दुनिया में अपना नाम बनाया, और नाम ही ऐसा नहीं बनाया बल्कि जो कुछ भी कमाया वो अब वापस देने के लिए भी, दूसरों में बांटने के लिए भी तैयार रहते हैं, और उन्होंने बांटा भी है। उनका नाम है विकास खन्ना। उनकी किताब आई है नई, बरकत के नाम से, और इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ न्यूयॉर्क से जुड़ रहे हैं विकास खन्ना साहब। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी इंडिया से बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। पहला सवाल मेरा है, आपके बारे में बहुत सारी चीजें बहुत लोग जानते हैं, लेकिन आपके जीवन में आप सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस आपकी दादी का रहा है। शुरुआत आपने वहीं से की उनके साथ ही, उस जर्नी को बताएंगे थोड़ा सा? तो मेरी पैदाइश अमृतसर की है, 1971, 50 साल का हूं मैं। और as Amritsar is the North Indian capital of food. इंडिया में काफी कैपिटल्स हैं, काफी प्रांतों के कैपिटल्स हैं खाने के, पर पंजाब का अमृतसर में बहुत ज्यादा एक सात्विकता है, एक बहुत ज्यादा एक हिस्ट्री है, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ पंजाबी कल्चर, बिकॉज ऑफ पार्टीशन के टाइम पे many cooks prefer to come to India. तो सब अमृतसर में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा है खाने का, जो पूरे वर्ल्ड में प्रभावित किया उसने रेस्टोरेंट्स को। और मुझे लगता है सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे पास है जो
वो लंगर का है। जो प्रथा लंगर की है गोल्डन टेम्पल से उससे बहुत प्रभावित रहा हूं मैं। और उसके बाद वही बेसिक खाना पंजाबी खाना था, टिल आई वेंट टू कॉलेज इन मणिपाल। और वहां उडुपी जो बिल्कुल वहां पे 30 मिनट दूर है मणिपाल से, उसका प्रभाव मेरी जिंदगी पे बहुत ज्यादा था। मैं ये नहीं कहूंगा अमृतसर से ज्यादा था कि नहीं था, तो पहली बार मैंने पंजाबी खाने के अलावा कुछ खाया था। पर वो जर्नी मेरी थी दैट मेड मी अंडरस्टैंड कि इंडिया की जो डाइवर्सिटी है उसकी ताकत क्या है। अब फिर जब कॉलेज में गया तो फिर मौका मिला काम करने का, आगरा में, दिल्ली में, कोलकाता और नेपाल, काठमांडू। वो मुझे लगता है कि उसकी वजह से, बिकॉज साउथ में रहता था तो उसकी वजह से चेन्नई के टूर्स लगने शुरू हो गए, और पालघाट केरला में, इन जगह पे मैं रहा हूं, तो उसकी वजह से मेरे को लगता है कि हम लोग उस टाइम पे बड़े हुए हैं जब कोई इंटरनेट नहीं था, तो आपको पता नहीं था कि हर देश का खाना आपका बाहर डिफरेंट क्या खाना है आपका। तो आई थिंक कि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई ट्रेनिंग रहा। फिर जॉब किया मैंने लीला कैंपेंस्की में, बॉम्बे में। फिर उसके बाद वापस अमृतसर गया, अपना बैंक्वेट हॉल जो था वो संभालने के लिए। जी, उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपने लंगर की बात कही, आपने कहा कि लंगर का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा, और आपने एक बहुत ही बढ़िया किस्सा अपने बुक में लिखा है, और बादशाह अकबर की कहानी, उसके बारे में अपने दर्शकों को बता दीजिए। जो लोग अगर किस्मत में गए हैं, गोविंदवल साहिब कोई 1 घंटा दूर है, 1.5 घंटा दूर अमृतसर से। गोविंदवल साहिब इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलीजियस गुरुद्वारा, गोविंदवल साहिब जी। तो वहां पे क्या हुआ था कि एक बार अकबर रुका, किंग अकबर जो था उस टाइम पे बादशाह था देश का, तो वो रुका और किसने कहा कि यहाँ पे गुरुओं का लंगर चलता है, वो चखना चाहिए एक बार। तो वो गया वहां पे, ही वाज द किंग, तो उसको बोला गया कि आप बैठो सबके साथ, संगत के साथ। तो फॉर हिम इट वाज वहां पे उसकी पेंटिंग भी है, जो भी किस्से हैं जो लिखे गए हैं आज तक, तो उसमें उसको कहा कि बैठ गया वहां पे। तो कहते ये चलाता कौन है, गुरु कौन है? कहते गुरु जी सर्व कर रहे हैं झुक के। दैट वाज गुरु रामदास जी। And I think that has become a very important influence in many people's lives. लंगर, और उसको कहा गया कि 2 हाथ से ले रोटी, प्रसाद जैसे, कि जो ले रहा है वो भी ले रहा है 2 हाथों से, और जो सर्व कर रहा है वो भी झुक के सर्व कर रहा है, without any arrogance. So I think that is a very important part of even Amritsar, because that is the time he said कि he wanted to donate. उसने कहा कि मैं कुछ देना चाहता हूँ इस प्रथा को। कहता ये जो लोग है ना, जो संगत इकट्ठी हुई है, ये उनके ही मेहनत से, उनकी ही रूह से चलता है। लाइक दिस, क्योंकि अगर ये बड़े लोगों की डोनेशंस होंगी, ये प्रथा कभी इनफाइनाइट नहीं होगी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सिखिज्म, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टेनेंट इज कि पहले सेवा करो। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टेनेंट ऑफ सिखिज्म, एंड दैट इज व्हाट वी वर टॉट ग्रोइंग अप इन अमृतसर। एक और घटना है जो कि आपके जीवन में काफी प्रभाव छोड़ा है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि विकास खन्ना साहब रमजान के महीने में 1 दिन का रोजा रखते हैं। 1993 की घटना है, उन्हीं के मुंह से सुनते हैं। सर, क्या हुआ था आपके साथ? तो बिल्कुल ठीक है, 1992 से मैंने डिसाइड किया था कि मैं 1993 में पहला रोजा रखा था, एंड आई विल कंटिन्यू दैट प्रथा फॉरएवर। तो मैं सी रॉक शेल्टर में नौकरी करता था, ट्रेनिंग थी मेरी, तो फ्रेशमैन ट्रेनिंग जिसे कहते हैं। तो हमको रूम सर्विस का जो खाना होता है उसकी ट्रेज लगानी, और बेसिक आप खाना तो बनाने नहीं देते ट्रेनिंग्स को, और जो बेसिक काम होता है वो करने देते हैं। पर उस टाइम पे राइट्स हो गए थे बॉम्बे में 1992 के, तो स्टाफ बहुत कम था, तो ट्रेनिंग्स को फिर सबसे ज्यादा तब धक्का हमेशा होटल में वही लगता है। तो उन्होंने बोला कि ट्रेनिंग्स जो है वो लाइन कुक्स की तरह काम करेंगे, विच इज अ रेयर थिंग, कभी नहीं होता कि आपको कोई मौका नहीं मिलता लाइन पे खाना बनाने का, बिकॉज गेस्ट कंप्लेन कर सकता, आपकी इतनी वो एक्सपीरियंस नहीं है। तो वो मैं काम कर रहा था, तो किसी ने कहा मेरे को लाइन में कि आपको पता है कि घाटकोपर में बहुत राइट्स हो रहे हैं। तो मुझे तो पहली बार बॉम्बे गया था, तो मुझे पता था घाटकोपर बड़ा कितना है, और मेरा भाई बॉम्बे में घाटकोपर में रहता था। तो मैं बहुत नर्वस हो गया, मुझे लगा कि घाटकोपर मतलब उसकी बिल्डिंग है वहां पे जहाँ पे वो रहते हैं, एंड आई नो कि ही वाज नॉट वर्किंग, लार्सन टूब्रो में काम करता था, और वो काम कर जाते थे वो लोग। तो मैंने अपने मैनेजर को बोला कि मैं मेरे भाई के लाइफ डेंजर में, दैट होल थिंग स्ट्रक यू, बिकॉज जब आप न्यूज सुन रहे थे वहां पे जी,
इंटरनेट नहीं था तो आपको पता नहीं था कि क्या चल रहा है. सो बिकॉज ऑफ दैट आई लेफ्ट द होटल. उसने कहा अगर तू छोड़ के जाएगा ना अभी तो तेरे को ट्रेनिंग सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा और मैं कोशिश करूंगा तेरे को रेकमेंड भी नहीं करूंगा. जी. तो मैं तो डर गया पहले बहुत ज्यादा. फिर मैं कहा नहीं मुझे जाना है बिकॉज मेरे भाई की बिल्डिंग है वहां पे, यू नो. और फिर आप रात में निकल गए? रात में निकल गया वहां से और उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट नहीं दिया एक्चुअली. बिकॉज वो मैनेजर, क्योंकि आपको होटल से बाहर जाने नहीं दे रहे क्योंकि गेस्ट थे. सो पीपल डोंट नो कि जब ऐसी इमरजेंसी होती है तो खाना भी होटल में तो काफी स्टॉक किया जाता है, पर फिर भी इमरजेंसी में खाना खत्म होना शुरू होता है. फिर नए ट्रेनिंग नहीं आ सकते, नए जॉब वाले लोग नहीं आ सकते जो काम करते हैं, और गेस्ट छोड़ के नहीं जा सकते. सो होटल इज फुली ऑपरेशनल. ठीक है. तो मेरा वेंट, तो मुझे कुछ याद नहीं है इतना ज्यादा, क्योंकि मुझे ये याद है कि व्हेन आई वेंट बैक एंड आई वांट टू रिकलेक्ट इट, मुझे याद है कार के पास यू नो देयर वाज अ मॉब ऑफ पीपल एंड वन पर्सन सेव्ड मी. उन्होंने कहा कि यहाँ से घर पे आ जाए, मेरे साथ है लड़का. तो मुझे घर पे ले गए. तो वहां पे उनकी छोटी सी फैमिली थी, तो उन्होंने मुझे घर पे ठहराया. और क्या होता है कि आप इतने डरे होते हो कि आपके दिमाग में ना रियलिटी जो होती है वो आपको टाइम का रियलिटी नहीं रहता. इतनी देर हो गई यहाँ पे. और मुझे याद है मैं दबा के सोया, दबा के मैंने खाना खाया. तो मैंने उनको बोला, जो वहां पे लेडी थी अम्मी, तो उनको मैंने बोला कि मैं शेफ बनना चाहता हूँ. तो बिकॉज होटल से आया था मेरे को निकाल दिया. उन्होंने कहा कि देखो मैं सारी कहानी जो मेरे साथ हुई थी लाइफ से, लेफ्ट एंड मिस्टर अनुपम खेर के एक शो में मैंने इंटरव्यू में बताई सारी कहानी है. We tracked them down, we tracked the family down, they connected us. Okay. It is an honor that you know I have a family who risked their own family's life to protect me. वो वही बात जो किताब में लिखी है कि आपकी दादी पार्टीशन के समय और उसके बाद ढेर सारे मुस्लिम बच्चियों को अपने साथ उनको देखभाल करती थी, उसी तरह आपको भी एक मुस्लिम परिवार ने बचाया उस दंगे के बाद. देखो पापा ने बताया था ये बात. पापा ने कहा था कि पापा को मैंने बताया कि पापा ये हुआ मेरे साथ. यू नो इट वाज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट एक्सपीरियंस फॉर अ यंग बॉय. तो पापा ने कहा था कि सृष्टि बिल्कुल गोल है, वर्क्स इन सर्कल्स. तो उन्होंने कहा था कि हमारे घर में भी सुनते थे किस्से कि जब पार्टीशन हुआ था तो बहुत लोग अमृतसर जा रहे थे, राइट. तो पापा का बर्थ ही पार्टीशन के टाइम का है. पापा ने तो किस्से सुने सिर्फ बड़े से. तो उन्होंने कहा था कि बहुत लोग जो हैं मुस्लिम्स जो डिसाइड कर रहे थे जाने के लिए पाकिस्तान, तो क्योंकि बॉर्डर्स पे बहुत ज्यादा कैओस था, बॉर्डर सील कर रहे थे. तो अमृतसर वाज अ सिटी व्हिच वाज गेटिंग डिवाइडेड बिटवीन लाहौर एंड अमृतसर. तो जो वाघा बॉर्डर हमारा, तो जो लोग जानते थे महल्लों में तो पहले से भी इकट्ठे रहते थे उधर. तो आई यूज्ड टू हियर द किस्सास के मेरे बीजी जो है तो कहते थे कि आप पहले घर जाके देखो आपने कहाँ पे रहना है, क्या कर रहे हैं, बेटी है मेरे पास छोड़ो, मतलब हमारे पास. तो मैं तो बड़ी बड़ी हांडियां थी हमारे जो छत पे पड़ी रहती थी. जब हांडियों के बातचीत बीजी बताते थे कि ये तो मतलब हमारी रौनकें इतनी ज्यादा थी और कभी हमने सोचा नहीं था कि खाना कौन खा रहा है, क्योंकि बरकत इन हांडियों में बरकत बड़ी थी. एंड आई रिमेंबर द वर्ड बरकत. उसी पे आपने अपनी किताब का नाम रखा है. विकास सर, आपसे ये भी जानना चाहूंगा, न्यूयॉर्क रेस्क्यू मिशन के बारे में भी कुछ चर्चा कर लेते हैं. किस तरह आप वहां पे गए, वो अनुभव भी जो है वो आपके जीवन के साथ हमेशा रहेगा. मैं न्यूयॉर्क तो कोई प्लानिंग के साथ नहीं आया था. मुझे ये पता था कि खाना बनाने आया हूँ. एंड अब बात करें 2000 की. 2000 में आई केम बिफोर 9/11. जी. तो तब अमेरिका थोड़ा डिफरेंट था. बहुत इजी था जॉब्स मिलनी. यू नो यू कैन वॉक इनटू अ प्लेस और कहते थे जॉब करनी है तो कैश पे जॉब मिल जाती थी पहले. बहुत अमेरिका स्पेशली न्यूयॉर्क चेंज हुआ आफ्टर 9/11. सो व्हेन आई वेंट देयर तो कोई लड़के थे वो काम करते थे रेस्टोरेंट में, जैसे भी इकट्ठे रहते हैं ना. तो और एवरीबडी वाज इमिग्रेंट, मोस्टली पंजाबी लड़के थे उस घर में. तो उस टाइम पे कोई घर में भी ना 7-8 लोग एक ही कमरे में रहते थे. सो इट्स लाइक there's nothing new, it's a typical story of immigrants. ठीक है. तो वहां पे दिसंबर 24 को काम पे गया. दिल्ली में काम करता था मैं. तो जब मैं बाहर आया तो जब मैं दिल्ली पहुंचा ट्रावेका में, तो उसने कहा कि बाहर लिखा हुआ था कि दिल्ली क्लोज्ड फॉर हॉलीडेज.
मुझे किसने बताया नहीं था, सेलफोन भी नहीं था, कुछ नहीं था। तो मैं तो क्वीन से इतनी दूर से कोरोना एवेन्यू से आके यहाँ पे आई वाज गेटिंग वेरी एंशियस कि कभी शहर में देयर इज नथिंग गोइंग टू हैपन फॉर मी, मेरा कभी नहीं होगा। जैसे होता है ना कि आपको लगता है कि आपको साइन मिल रहे हैं ऊपर से कि ये तू इसका हिस्सा नहीं बन सकता, बिस्तरा पैक करो वापस चलो। क्योंकि घर पे जब फोन करो स्ट्रगल की बात करते हैं तो कहते थे यार यहाँ पे इतना सेटल्ड है, क्या वहां जाके दोबारा। तो पेरेंट्स आर ओनली कंसर्न्ड ऑफ हैप्पीनेस एंड सेफ्टी, सिक्योरिटी के लिए। तो मुझे पापा की बात दिमाग में आई थी कि वापस आ जा, सब कुछ है तेरे पास, यहाँ केटरिंग चल रही है। दो तीन घटनाओं से, हादसाओं से आप अपना पूरी लाइफ ही चेंज कर सकते हैं। तो उसने कहा क्या कर रहा है वहां पे, डर की जाके घर साफ कर रहा है लोगों के, ये कर रहा है, दिल्ली में काम कर रहा है, क्यों कर रहा है। मेरे को लगा पापा शायद ठीक कहते थे। तो मैं वहां लाइन में लगा हुआ, तो वहां पे लंबी लाइन थी, तो मैं उस पर खड़ा हो गया कि मुझे लगा फ्री खाना मिल रहा है। वहां एक जगह है न्यूयॉर्क रेस्क्यू मिशन, बावरी मिशन। खड़ा हुआ तो अंदर गया तो उन्होंने कहा कि ये शेल्टर है फॉर पीपल हू डोंट हैव एनीथिंग टू डू। तो मेरी पहली क्रिसमस वहीं मनाई गई। मुझे बिल्कुल लगा कि जैसे गोल्डन टेम्पल में आप होते हैं तो कहते हैं कि सेवा का पूरा साइकिल होता है कि आप जब चखते हैं प्रसाद तो आपको किसी को और भी बना के देना पड़ता है या उनकी सफाई करनी पड़ती है, या फिर तो मुझे लगा ये साइकिल बहुत सिमिलर है मेरे लिए। मेरा एक्सपीरियंस था। सो आई लिव्ड देयर टिल आई गॉट बैक ऑन माय फीट आफ्टर फ्यू मंथ्स एंड आउट ऑफ दैट एक्सपीरियंस। सर विकास सर ब्रेक के लिए रुकते हैं, कहीं दर्शकों आप कहीं जाइएगा नहीं। विकास खन्ना मशहूर शेफ हमारे साथ बने हुए हैं, चंद पलों में लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। मशहूर शेफ विकास खन्ना हमारे साथ है। सर अंतिम सवाल पूछ रहा हूं आपसे, आपने पूरे स्ट्रगल की लाइफ में अपना नाम कमाया, आप अब वापस समाज को भी आप इतना कुछ दे रहे हैं, और आपकी जो किताब है जिसका नाम बरकत है, इन्हीं सब चीजों पे आपकी जिंदगी पे आधारित है। मैं ये जानना चाहता हूं, आज एक लड़का चाहे वो पटियाला में हो, अमृतसर में हो, पटना में हो, भोपाल में हो, लखनऊ में हो, यदि वो विकास खन्ना या कुछ अपने जीवन में बनना चाहता है और बहुत स्ट्रगल से जूझ रहा है, उसको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? अगर मैं खुद को सलाह देना चाहता हूँ उस टाइम में ये कहूंगा कि अगर आपको पेन इतनी मिल रही है स्ट्रगल में, अगर आपके सपने बड़े हैं तो आपको पेन भी बड़ी पेन से गुजरना होगा। कहते जब बड़ा इनाम चाहिए तो दर्द भी बड़ी होगी। तो जस्ट थिंक कि ये चीजें हैं, ये जो कहते हैं स्कार्स कहते हैं, इनको जख्म कहते हैं या निशान कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके आगे बढ़ने के लिए, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपको आराम से कुछ भी मिल जाएगा ना तो कभी आपको एक तो उसकी कदर नहीं होगी और सारी देर तक आपके पास टिकेगा भी नहीं। तो मेरा एक्सपीरियंस है, जो चीज बहुत जल्दी मिल जाती है आपको वो आपके पास रहती भी नहीं है। तो आई वॉन्ट टू टेल जो बच्चे हैं जिनके पास बड़े सपने हैं कि आपको डट के टिकना पड़ेगा। दुनिया आपके साथ नहीं आएगी, जो चीज नहीं होती है उसके लिए दुनिया कभी कभी बहुत अनकाइंड हो जाती है, बट यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ एंड यू कीप स्टैंडिंग देयर। अपनी ग्राउंड पे खड़े रहना पड़ेगा आपको, तो बहुत जरूरी है अगर आपको इतिहास का हिस्सा बनना है। लेकिन कभी कभी बच्चे टूट भी जाते हैं सर। मैं खुद बोलता हूँ टूट जाता हूँ, मैं काफी बार टूटा हूं मैं, और मैं ओपनली बात करता हूँ इसके बारे में। आई हैड अ वेरी गुड फैमिली सपोर्ट सिस्टम, बहुत ज्यादा सपोर्ट सिस्टम था। आपको बात याद रखनी है कि दे लव यू नॉट बिकॉज आपकी सक्सेस स्टोरी या फेलियर स्टोरी, दे लव यू फॉर हु यू आर। तो जब सक्सेस आती है तो आपको बड़े अजीब से लोग भी आपकी लाइफ में एंटर कर जाते हैं, बट उनसे बच के रहना पड़ेगा। और जब आप टूटते हैं आपको याद रखना पड़ेगा कि सच्चाई एक्चुअली क्या है। सच्चाई एक्चुअली फैमिली से बड़ी सच्चाई कोई नहीं है। सही कहा आपने सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त इतना ही है, बहुत सारा चीज पूछना चाहता था, लॉरेंस गार्डन, तुलसी कैटरस, स्पाइस रूट, जुनून के बारे में, बस आज इतना ही वक्त है। फिर कभी मौका मिलेगा तो इन सब चीजों पे बात करूंगा। आपका न्यूयॉर्क से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया विकास खन्ना साहब। थैंक यू। नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं ताबिश हुसैन। हरिद्वार में धर्म संसद में भड़काऊ और नफरत फैलाने वाले बयानों पर एनडीटीवी की खबर के बाद उत्तराखंड पुलिस जो है वो जागी है और अब उत्तराखंड पुलिस ने वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी और अन्य के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। वसीम रिजवी हरिद्वार में हुई इस धर्म संसद में मौजूद थे।
हरिद्वार में साधु संतों की बैठक से निकला एक वीडियो वायरल है जिस पर लोगों में गहरा आक्रोश है। बैठक में एक के बाद एक वक्ता डरावने भाषण दे रहे हैं, हिंदुओं को हथियार उठाने और अल्पसंख्यकों का नरसंहार करने की बात कर रहे हैं। 17 से 19 दिसंबर के बीच हरिद्वार में कई साधु संतों की बैठक में देश के संवैधानिक मूल्यों और सांप्रदायिक सौहार्द के खिलाफ लगातार भाषण हुए। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अल्पसंख्यकों के विरुद्ध हथियार उठाने की बात कही गई। सबसे बड़ा सवाल है कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। हमारे पास स्वामी प्रबोधानंद की कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो ये साफ करती हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। प्रबोधानंद की एक तस्वीर है जिसमें वो पुष्कर धामी, जो कि इस वक्त उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ है। उस तस्वीर में पुष्कर धामी प्रबोधानंद के पैर छूते हुए नजर आ रहे हैं। यानी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो हेट स्पीच देने वाला है, भड़काऊ भाषण देने वाला है, देश में सौहार्द खराब करने वाला है, उसके पैर छूते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या यही वजह है कि पुलिस उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है? नहीं, अब तो मुकदमा दर्ज किया गया है। इसकी एक बानगी स्वामी प्रबोधानंद गिरी के भाषण का ये हिस्सा है। अब ये बात इतने अंतर है, या तो खुद मरने को तैयार रहो या मारने को तैयार रहो, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। क्यों? बिल्कुल विकल्प नहीं है। इसीलिए आपको म्यांमार की तरह यहाँ की पुलिस को, यहाँ के नेताओं को, यहाँ की फौज को, यहाँ के हर हिंदू को अस्त्र उठा करके इस सफाई अभियान को करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। नफरत से भरे इन भाषणों की निंदा कई लोगों ने की। इनमें से कई पूर्व रक्षा प्रमुख शामिल हैं। यहां तक कि एक दौर में टेनिस स्टार मार्टिना नवरातिलोवा ने भी ट्विटर पर इसको लेकर चिंता जताई है। लेकिन 4 दिन बाद भी इस मामले में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। डराने वाली बात यह है कि इन भाषणों पर इन लोगों को पछतावा तक नहीं है। उल्टे अब वो संविधान के मूल्यों पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। जरा ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें हैं दासना देवी मंदिर की, जहां पर यति नरसिम्हानंद रहता है, जिसने ये धर्म संसद ऑर्गेनाइज कराई थी। इसके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय इसको उत्तर प्रदेश पुलिस की सुरक्षा मिली हुई है। ये आदमी पहले प्रधानमंत्री मोदी से लेकर के केंद्र की मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ भी भद्दी टिप्पणी कर चुका है। देखिए, पुलिस इस पे नजर बनाए हुए है और इस पे लगातार हम लोग इनके बहुत ही ढंग से इस पे नजर बनाए हुए हैं और जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी उसको करेंगे। आपको पता है सर, इस देश में कानून का राज है और आप ये सब भाषण बयान देते हैं, उससे यहाँ पर शांति व्यवस्था भंग हो सकती है। ये संविधान के खिलाफ है। आपको लगता है कि कितना ये आपका जो बयान है वो गैर जिम्मेदाराना बयान है? आपके कहने से नहीं होगा। संविधान ही हमको देता है आत्मसुरक्षा की अधिकार। संविधान तो सेकुलर भी कहता है। संविधान सेकुलर नहीं कहता, ये आपकी मीडिया की उत्पत्ति है। संविधान सेकुलर है ही नहीं, पंथ निरपेक्ष है। पंथ निरपेक्ष में अंग्रेजी में सेकुलर शब्द होता ही नहीं। आपने बयान दिया म्यांमार को लेकर के सब कुछ, अब आप कड़े बिल्कुल मैं उस अड़ा हुआ हूँ। इस देश के हर युवा को नाथूराम गोड से बनकर के प्रेरणा लेनी चाहिए और उन्हीं जैसे राष्ट्रभक्त बनने की प्रेरणा लेकर के उनके मंदिर और उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। आपको पुलिस से डर नहीं लगता? हम भगवाधारी हैं, हम केवल गलत काम से और अधर्म से डरते हैं और अपने ईश्वर से डरते हैं, वो भी तभी जब हम कुछ गलत या अधर्म कर रहे हो। बाकी हम किसी से नहीं डरते और ना हमें डरने की आवश्यकता है। सिर्फ कल्पना करें कि ये सारी बातें किन्हीं दूसरे धर्म वालों ने की होती तो क्या होता। अब संविधान और कानून व्यवस्था की बात करने वालों पर निगाह है कि वो अब कोई कार्रवाई इन पर करते हैं या नहीं, या इन लोगों को अपनी चुप्पी से शह देते रहेंगे। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और ये भड़काऊ भाषण देने वाले लोग खुले घूम रहे हैं। इनके भाषण सोशल मीडिया पे वायरल हैं। ये संविधान को चुनौती दे रहे हैं, कानून को चुनौती दे रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि अब तक इन पर कार्रवाई क्यों नहीं है। इनके बयान समाज में माहौल खराब कर सकते हैं और वो भी चुनाव से पहले। क्या इस वजह से इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही क्योंकि इनके कुछ करीबी रिश्ते हैं? क्या इनके जो रिश्ते हैं, यहां तक एक तस्वीर में पुष्कर धामी पैर छूते हुए दिख रहे हैं,
एक हेट जो स्पीच दी है प्रबोधानंद ने उनके साथ, तो क्या इस वजह से इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही क्योंकि इनके घनिष्ठ राजनीतिक संबंध है उन लोगों से जो सत्ता चला रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। हरिद्वार में सहयोगी अशोक महाले, अदनान और राहुल के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते प्रभाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चिंता जाहिर की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग और पीएम मोदी से अनुरोध किया है कि विधानसभा चुनाव में कोरोना की तीसरी लहर से जनता को बचाने के लिए राजनीतिक पार्टियों की चुनावी रैलियों पर रोक लगाई जाए। यही नहीं, कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री चुनाव टालने पर भी विचार करें क्योंकि जान है तो जहान है। एक जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने यह बात कही। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में यह भी कहा कि अगर रैलियों पर रोक नहीं लगाई जाती है तो नतीजे कोरोना की दूसरी लहर से भी भयानक होंगे। देश में तेजी से बढ़ते ओमिक्रॉन के मामलों को लेकर पीएम मोदी ने गुरुवार को समीक्षा बैठक की और बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि हमें ओमिक्रॉन को लेकर सतर्क और सावधान रहना है। जिन राज्यों में टीकाकरण की रफ्तार धीमी है या फिर स्वास्थ्य व्यवस्था में कमी है, वहां केंद्र की टीम भेजी जाएगी। साथ ही पीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दवा और ऑक्सीजन के स्टॉक में कमी नहीं आनी चाहिए। देश में अब तक 16 राज्यों में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 236 केस मिल चुके हैं और तीसरी लहर की आशंका भी जताई जा रही है। मध्य प्रदेश में ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया है, जो आज रात से लागू हो जाएगा। मध्य प्रदेश में अब रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना के मरीज होम आइसोलेशन में ही रहें और जरूरत पड़ने पर ही अस्पताल जाएं। इसलिए विधि के अनुसार बाकी कार्रवाई तो होती है, लेकिन अगर एक बार फिर कोरोना पर चर्चा जो है वो शुरू हो गई है। दिल्ली सरकार ने हालात को देखते हुए दिशा निर्देश दिए हैं, लेकिन अब आप देखिए कि दिल्ली के बाजारों का हाल जो है वो क्या है। भीड़ से बाजार भरे हुए नजर आ रहे हैं। मास्क भी लापरवाही से पहना गया है और कुछ दुकानों पर तो नो मास्क नो एंट्री के बोर्ड लग गए हैं, लेकिन ज्यादातर पर अभी यह निर्देश लगना बाकी है। यह है लक्ष्मी नगर का मंगल बाजार। कैमरा दिखा तो मुंह ढका। वहीं कुछ लापरवाह बेपरवाह भी हैं। कुछ के चेहरे पर मास्क नहीं तो कुछ को लगाने का सलीका नहीं। जो पढ़े लिखे नहीं उनको खतरे का ख्याल। देश के कल को भी आज के हालात का इल्म है, पर पढ़े लिखे भी बेपरवाह हैं। वहीं ज्यादातर दुकानों पर अब तक नो मास्क नो एंट्री का बोर्ड भी नहीं है। अभी अधिकांश दुकानों में ऐसा लिखा हुआ नहीं है सर कि नो मास्क नो एंट्री। कब तक हम माने कि लक्ष्मी नगर में ये हो जाएगा लागू आप लोगों के ट्रेड एसोसिएशन की तरफ से? देखो, हम इसको जल्दी से जल्दी फॉलो करेंगे और सारे दुकानदार को हिदायत दे देंगे कि नो मास्क नो एंट्री का एक अपना बाहर बैनर लगा दीजिए, बोर्ड लगा दीजिए। लेकिन ज़्यादातर दुकानों के शीशे नहीं है, तो उसको लगाना तो या तो हमें साइड में पड़ेगा या दुकानदार को कहना पड़ेगा कि वो आने वाले कस्टमर को पहले अग्रह कर दे कि मास्क के बिना एंट्री नहीं। देश के सबसे बड़े कपड़ा बाजारों में से एक गांधीनगर में भी लापरवाही बरतते लोग थे। मास्क हर चेहरे पर होना चाहिए, लेकिन इसको मानने वालों की तादाद अब भी कम ही है। यहाँ नो मास्क नो एंट्री का बोर्ड लगा है, लेकिन दुकान के अंदर की हालत देखिए। सरोजनी नगर बाजार में भीड़ है पर बेपरवाह कम। यहाँ कारोबारी ही हाथ सैनिटाइज करवा रहे हैं और बुखार है कि नहीं मापा जा रहा है। कोरोना कहीं गया नहीं, पर अब जब आदेश आया तो कुछ नहीं, नो मास्क नो एंट्री का बोर्ड बाहर लगाया है। हमने देखा है कि बिना मास्क प्रवेश वर्जित है। ये कब लगाया बाहर में आपने? तो बाहर में कल लगाया, अंदर तो पहले से लगा हुआ है, क्योंकि पहला दूसरा तीसरा लहर है, सब लोग सचेत हैं। वहीं कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स एसोसिएशन ने दिल्ली सहित देश के 40,000 ट्रेडर्स से भी दुकान में कोरोना के हिसाब से कायदे कानून अमल में लाने को कहा है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने आज दिल्ली सहित देश भर के 40,000 से ज्यादा व्यापारिक संगठनों को एक सलाह जारी करते हुए ये आग्रह किया है कि सभी व्यापारी न केवल अपने प्रतिष्ठानों में कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन करें, वहीं यदि प्रशासन कोई कदम उठाता है बाजारों में भीड़ कम करने का, तो प्रशासन का भी सहयोग किया जाए। सख्ती जरूरी है, सरकार अपना काम कर रही है, पर सतर्क रहने की जिम्मेदारी हमारी भी है, क्योंकि समझ और समझदारी से ही रुकेगी ये महामारी। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।
मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर चल रहे विवाद में शिवराज सिंह की सरकार ने एक नया रास्ता निकाला। विधानसभा में कल विपक्ष के हंगामे के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 पंक्तियों का प्रस्ताव पढ़ा कि ये सदन संकल्प लेता है कि बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव न कराए जाएं। इस प्रस्ताव को सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने समर्थन कर दिया और यह प्रस्ताव आसानी से पास हो गया। 3 चरणों में होने वाले पंचायत चुनाव में कल पहले चुनाव के मतदान का नाम वापसी का आखिरी दिन था और आज से प्रचार शुरू हो जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी नेता प्रतिपक्ष जी कह रहे थे कि मैं गया, मैंने आमंत्रण दिया, गए तो आप हाई कोर्ट भी और सुप्रीम कोर्ट भी, आरक्षण रुका आपके कारण, अब खुदा तो लिया और घाव हो गया तो चिल्ला रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ये कहते ही हंगामा मच गया। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दरअसल प्रदेश में चल रहे पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण का पेच फंसा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि ओबीसी आरक्षण पर चुनाव न हो, अगर ऐसा हुआ तो वो उन्हें रद्द भी कर सकती है। इस आदेश के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति ओबीसी आरक्षण के आसपास घूम रही है। सरकार कह रही है कांग्रेस ने कोर्ट जाकर आरक्षण खत्म करवाया है। कांग्रेस का कहना है वो परिसीमन और रोटेशन के मुद्दे पर कोर्ट गए थे। सदन से यह अपील करता हूं कि हमको हर संभव जो प्रयत्न करना पड़े, हम कानून वैधानिक जो पक्ष है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए हुए, हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपने पक्ष को पूरी ताकत के साथ रखेंगे। इसके साथ ही ओबीसी को आरक्षण मिले पंचायत के चुनाव में, उसके लिए हर संभव उपाय करेंगे। इनके जिम्मेदारी थी पंचायत चुनाव करवाएं। हमने रोटेशन करवा दिया था, हमने परिसमन करा दिया था। आप उसमें संशोधन कर लेते अगर आप राजी नहीं थे। 1.5 साल आपने नहीं करवाया, कहते कोविड था। 28 उपचुनाव हो गए और उपचुनाव हो गए, पर पंचायती चुनाव ये नहीं करवा रहे थे। तब बिना रोटेशन के और बिना परिसमन के इन्होंने कहा हम चुनाव कराएंगे और बिना आरक्षण के। हम कोर्ट गए रोटेशन के इशू पर। ये उलझाना चाहते हैं कि इनके पास कहने को कुछ नहीं है, झूठ बोलने में तो माहिर हैं। आज जो हम सुप्रीम कोर्ट गए वो पिटीशन खुली है, इंटरनेट पर है, जो प्रोसीडिंग्स है इंटरनेट पर है। पूरी चर्चा रोटेशन पर हुई। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर राज्य चुनाव आयोग ने भी एक अहम फैसला किया है कि पंचायत चुनाव की मतगणना होगी, लेकिन परिणाम की घोषणा नहीं। जो उम्मीदवार निर्विरोध चुने जाएंगे उन्हें भी न तो प्रमाण पत्र मिलेगा और न ही विजेता की घोषणा की जाएगी। राज्य के सभी कलेक्टरों को इस बात के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। ओबीसी आरक्षण का मुद्दा देश की सर्वोच्च अदालत में है। बावजूद इसके मध्य प्रदेश विधानसभा ने सर्वसम्मति से इस बारे में संकल्प पारित किया है, जिसके सियासी मायने ज्यादा हैं, कानूनी बेहद कम। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात आज की टॉप 5 न्यूज की करते हैं। आपको बताते हैं आज की 5 बड़ी खबरें जिन पर आप अपनी राय भी हमें भेज सकते हैं, जो भी आप विस्तार से आज दिन भर देखना चाहते हैं। पहली खबर इलाहाबाद हाई कोर्ट से जुड़ी हुई, जहां पर कोर्ट ने कहा है कि आग्रह किया है कि रैलियों पर उत्तर प्रदेश चुनाव में रोक लगनी चाहिए, क्योंकि कोरोना का खतरा जो है यहां पर बना हुआ है। और कोरोना को लेकर एमपी में नाइट कर्फ्यू जो है वो लगाया गया है। दिल्ली मुंबई में केस जो है बढ़े हैं। और हरिद्वार में हेट स्पीच में पुलिस ने आखिरकार कार्रवाई करते हुए एक मामला यहां पर दर्ज किया है। लुधियाना कोर्ट में धमाके के बाद शहर में धारा 144 लगाई गई है और आज नाराज हरीश रावत से राहुल गांधी की मुलाकात भी होनी है। तो ये वो खबरें हैं जिन पर आप अपनी राय भी हमें दे सकते हैं यूट्यूब चैनल पर जाकर।